Welcome to Northeast PSC. Today we'll be discussing about Paris Agreement. तो पहला सवाल ये आएगा कि पेरिस एग्रीमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि अभी COP28 हो रहा है फ्रॉम 30 नवंबर टू 12 दिसंबर इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना। तो जब COP28 हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ अंडर द एजिस ऑफ UNFCCC। तो ये जब हो रहा है, ऐसे में हमें क्लाइमेट से जुड़ा हुआ जितने भी इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है उसको हमें रिविज़िट करना पड़ेगा। क्या होता है, बहुत सारे टाइम पे आपको इन सब टॉपिक से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको COP28 के बारे में जानना है, आपको ग्लोबल स्टॉकटेक के बारे में जानना है, आपको CBDR कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका हम बोलते हैं CBDR, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके जानना पड़ेगा। बिकॉज दिस ऑल आर कनेक्टेड, दिस ऑल आर वन एंड द सेम रीज़न के लिए, सेम कॉज के लिए, वो क्या है, क्लाइमेट चेंज को हमें कंट्रोल करना है। तो इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट को जानना बेहद ज़रूरी है। ये आपका 2015 में हुआ था, ठीक है, 2015 में होता, ये होता आपका COP21 के तहत, और इसी से हम लोगों को SDG 2030 मिला है, ठीक है, SDG 2030 हमें मिला है। इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी वह अर्थ की जो टेम्परेचर है वो आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो बात यह है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू व्हाट, तो जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम की अगर हम बात करें, प्री इंडस्ट्रियल टाइम में उस टाइम जो टेम्परेचर था, अगर उसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करें, तब से लेकर आज के डेट में 1.5 डिग्री सेल्सियस की ही मतलब चेंज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो आपका पेरिस एग्रीमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ मेनी थिंग्स। पेरिस एग्रीमेंट नहीं, इंडिया ने ISA लॉन्च किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपका गुड़गांव में है, हरियाणा में, ठीक है, वेरी क्लोज टू न्यू दिल्ली। तो पेरिस एग्रीमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो है। तो इसीलिए हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे। इसके सारे जो डिफ़िकल्टी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे। I am Nazrul Islam. I have been teaching political science and international relations for the last 3 years. My educations are from Jamia Millia Islamia in New Delhi. I have mentored people who have been preparing for PGT and TGT exam, and many people have successfully become teachers as well. If you want to know more about me, you can get in touch with me via LinkedIn or X, that is Twitter. Okay. Without any further ado, let us begin the discussion. So, Paris Agreement की बात करें अगर, it was adopted by 196 countries at the UNFCCC conferences of the parties in Paris. ये पेरिस में हुआ था। COP21 की अगर हम बात करें 2015 में हुआ था। तो यहाँ पर लगभग 196 कंट्री यहाँ पर आए थे, और इन सब ने क्या किया, आपका इस पेरिस एग्रीमेंट को एडोप्ट किया था, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट को एडोप्ट किया था एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 2016। तो लगभग 11 महीने बाद ये क्या होता है, आपका इन्फोर्स में आ जाता है, ठीक है। द एग्रीमेंट इंटेंड्स टू रिड्यूस एंड मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो जो हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, अगर हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, मीथेन की बात करें, ठीक है, वाटर वेपर की बात करें, ये सारे जो आपका प्रोडक्ट हैं, ये सारे जो आपका गैसेस हैं, ये हमारे ग्लोबल टेम्परेचर जो है उसको क्या करता है, ग्लोबल टेम्परेचर को राइज करता है। तो ऐसे में हमें कोशिश करना चाहिए कि ये जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इसकी जो आपका क्वांटिटी है उसका हमें रिड्यूस करना है, और धीरे धीरे क्या करना है, इसको मिटिगेट कर देना है, ख़त्म कर देना है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपका पेरिस एग्रीमेंट था, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या फिर गोल हमारे सामने नज़र आता है। वो क्या है, वो ये है कि हमें रिड्यूस करना है और मिटिगेट करना है ग्रीन हाउस गैसेस को, ठीक है। बिफोर COP21 इन पेरिस, कंट्रीज वेर आस्क्ड टू सबमिट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। तो हर एक कंट्री को पूछा जाता था कि आपका NDC क्या है, मतलब कि ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को अगर आपको रोकना हो, या फिर क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, इसके लिए आप नेशनली अपने नेशनल लेवल पे क्या कर रहे हैं, इसके लिए हर एक कंट्री को बोला गया था कि आप अपना रिपोर्ट सबमिट करें, ठीक है। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है वो आप क्या करें, सबमिट करें। इसके लिए क्या किया गया था, आपका पूछा गया था COP21 से पहले।
देयर वॉज अ मार्क्ड शिफ्ट इन द कमिटमेंट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके की हम लोग क्या देखते हैं, कमिटमेंट करते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया वॉज डब्ड इन द ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो हमारा जो इंडिया किस में आ रहा था, ई की कैटेगरी में, मतलब वो सारे इकोनॉमी जो आपका इमर्जिंग है, मतलब कि जो आपका डेवलपिंग में है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री इन सब का अलग अलग कमिटमेंट होता है। जब हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशन या फिर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इंडिया की जो आपका ग्रुपिंग था वो किसके साथ हो रहा था, आपका इमर्जिंग इकोनॉमीज हो रहा था। एंड इंडिया लिव्ड अप टू इट्स बिलिंग एज ए रेस्पॉन्सिबल नेशन इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। तो इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिया जिसके जो है आपका राइट डायरेक्शन में हम लोग हैं अभी भी इन ऑर्डर टू फाइट द वूज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से उभरती हुए जितने भी सारे आपका आपदाएँ हैं, मतलब विपदाएँ हैं, जो चैलेंजेस है, उसको टैकल करने के लिए इंडिया राइट डायरेक्शन में है। 2017 में यूएस प्रेसिडेंट जो थे उस वक्त के मिस्टर ट्रंप, ही अनाउंस्ड हिज इंटेंशन टू विदड्रॉ फ्रॉम द एग्रीमेंट। तो उन्होंने बोला कि हम जो है पेरिस एग्रीमेंट की जब बात करते हैं इसमें हम नहीं रहना चाहते हैं, इसमें नीडलेसली हम पैसा जा रहा है। और उन्होंने बोला कि क्लाइमेट चेंज जो है ये होक्स है, इट इज़ अ मिथ, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। बात यह है कि दुनिया भर में सारे साइंटिस्ट लोग डेटा प्रूफ रिसर्च सर्वे के साथ आ रहे हैं, बट क्योंकि ये मतलब ही वॉज ऑफ दिस ओपिनियन कि उनका मानना था कि क्लाइमेट चेंज हो नहीं रही, क्लाइमेट चेंज मिथ है, इट इज़ ए होक्स। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि पेरिस एग्रीमेंट की जो भी हमारी कमिटमेंट है उससे हम लोग क्या करना चाहते हैं, विथड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, वी वांट टू विथड्रॉ फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और द पेरिस एग्रीमेंट। The withdrawal became official on 4th November 2020. Later, after the change in presidency, US again joined the Paris Agreement. तो नवंबर 20 अगर हम बात करें 8 नवंबर को उनका इलेक्शन हुआ। ठीक है, फिर 2021 आते ही एक नया गवर्नमेंट आया, जो बाइडेन का गवर्नमेंट आया। तो जो बाइडेन का गवर्नमेंट ने देखा कि ये जो एक कमिटमेंट ट्रम्प साहब के द्वारा किया गया है कि पेरिस एग्रीमेंट से हम बाहर निकलेंगे, इट्स ए रॉन्ग कॉल और हमें वापस जाना चाहिए। तो मिस्टर बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें दोबारा ज्वाइन किया। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट का एम क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, एज कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज दैट क्लाइमेट चेंज इज़ ए रियलिटी, दे केम टुगेदर टू साइन ए हिस्टोरिक डील टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो किस तरह से हम लोग क्लाइमेट चेंज को ख़त्म कर सकते हैं उसके लिए एक डील साइन किया गया। ठीक है, पहली बात तो क्योंकि सबको लगता है क्लाइमेट चेंज इज़ रियलिटी, अनलाइक मिस्टर ट्रम्प जो बोलते हैं कि इट्स अ होक्स। तो क्या है कि कीपिंग द ग्लोबल टेम्परेचर राइज इन दिस सेंचुरी वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, pursue efforts to limit the temperature increase even further to 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे कोशिश इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, वो है 1.5 डिग्री में ही लिमिट करना चाहिए टेम्परेचर को। अगर नहीं हो रहा तो 2 डिग्री शुड बी द अपर लिमिट। स्ट्रेंथन द एबिलिटी ऑफ कंट्रीज टू डील विद इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या होता है, बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो आपका पुअर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, पुअर कंट्रीज़ हैं, स्मॉलर कंट्रीज़ हैं, ये सारे कंट्रीज़ के पास आपके पास क्या है, इनके पास रिसोर्सेज की कमी है। तो अगर रिसोर्सेज की कमी है, हाउ विल दे फाइट द क्लाइमेट इनजस्टिसेस, क्लाइमेट से जुड़ा हुआ जो चैलेंजेस है उसके साथ कैसे लड़ेंगे। तो ऐसे में ज़रूरी है कि इन तब सब कंट्रीज़ को आप क्या करें, हेल्प करें, सपोर्ट करें इन ऑर्डर टू फाइट द चैलेंजेस इमर्जिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेंथनिंग द एबिलिटी ऑफ कंट्रीज टू डील विद द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसके लिए यहाँ पर क्या कहता है, कमिटमेंट किया गया था कि हर साल $100 बिलियन जो है हम लोग क्या करेंगे, जो स्मॉलर कंट्रीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज या फिर जो आइलैंड नेशंस है उनको हम गिफ्ट करेंगे, गिफ्ट एज इन उनको प्रोवाइड करेंगे, सो दैट दे कैन बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्लाइमेट चेंज के बावजूद भी रह पाए और ऐसी चीज़ें जो आपका क्लाइमेट को रिस्टोर करने में मदद करे। तो ये एक कमिटमेंट किया गया था $100 बिलियन का। दीज आर एम्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। और बात यह है कि पेरिस एग्रीमेंट है क्या चीज़। ठीक है, सो इट इज़ अ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट विद इन द UNFCCC साइंड टू रिड्यूस मिटिगेट ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है। ठीक है, यहाँ पर कंट्री हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, बॉडीज़ हैं, तो ये सब लोग एक साथ आके इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है कि हम क्या करेंगे, जो आपका ग्रीन हाउस गैस है उसको हम लोग रिड्यूस भी हमें करना है और इसको एलिमिनेट करने, ख़त्म करने की कोशिश करना है।
कितने सारे कंट्रीज़ ने साइन किया है? अगर ये सवाल आपको पूछा जाए, 195 UNFCCC कंट्रीज़ ने इसमें साइन किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वाला कहानी मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। गोल की जब हम बात करें 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा मैक्सिमम, लेकिन हमें 1.5 डिग्री तक लाने की ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो 2 डिग्री सेल्सियस इज़ फाइन। डेवलप मैकेनिज्म्स टू हेल्प एंड सपोर्ट कंट्रीज दैट आर वेरी वल्नरेबल टू द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर हम बात करें मॉरिशियस की जैसे कंट्रीज़ की, जो आपका आइलैंड कंट्रीज है, मॉरिशियस की बात करें, फिजी की बात करें, ठीक है, इंडोनेशिया की बात करें, ये सब क्या है? आपका वल्नरेबल कंट्रीज है। ये सब क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले कंट्री में से हैं। क्यों? क्योंकि ये सब आइलैंड कंट्री टाइप है और ये बहुत इनका इकोनॉमी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये लोग अपना फोकस रख पाए। तो ऐसे में हमें ज़रूरी है कि इन तमाम कंट्रीज़ को, जो वीक कंट्रीज है, वल्नरेबल कंट्रीज है, हम क्या करें? उनको सपोर्ट द कंट्रीज दैट आर वेरी वल्नरेबल टू द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक एग्जांपल है मालदीव्स की। अगर हम बात करें मालदीव के आसपास की जो आपका सी लेवल है, सी लेवल राइज हो रहा है, सी की जो आपका वाटर लेवल है, वाटर लेवल राइज हो रहा है तो क्या होगा? आपका फ्रीक्वेंट फ्लड होगा। अगर फ्रीक्वेंट फ्लड होगा तो इट विल बी कॉज इमेंस लॉस टू ह्यूमन लाइव्स एज वेल एज प्रॉपर्टी। तो कन्फर्म्स द ऑब्लिगेशन दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव टूवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। तो बोलते हैं कि जो पेरिस एग्रीमेंट है, ये चाहते हैं कि हम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो रिच कंट्रीज है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा क्या करें? टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को आप फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करें, ये बेहद ज़रूरी है। द एग्रीमेंट टॉक्स अबाउट 2020 टारगेट्स, मतलब कि 2015 में लाया था, तो इनका ये था कि 2020 आते हमें क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड को 20% रिड्यूस करना है, ठीक है, 20% रिड्यूस करना है। वर्क ऑन इंक्रीजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट शेयर बाय 20%। जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसका हमें क्या करना है? 20% तक बढ़ाना है। और जो एनर्जी एफिशिएंसी है, अगर हम बात करें एनर्जी एफिशिएंसी, ये भी 20% तक बढ़ाना है। तो ये सारे जो आपका 2020 ये एक उनका मकसद था अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, ये एक गोल था, ठीक है। ओके, अब सवाल आता है कि व्हाट इज़ NDC। थोड़ी देर पहले ये हमने जिक्र किया था कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होता है। तो द नेशनल प्लेजेस बाय कंट्रीज टू कट एमिशंस आर वॉलंटरी। तो हर एक कंट्री अपना अपना प्लेज, अपना क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस कर रहे हैं, और ये वॉलंटरी है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया जा रहा है। और ये उसके बावजूद भी वॉलंटरी है, उसके बावजूद भी लोग प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि दी वर्ल्ड कम्युनिटी शुड सी दिस पर्टिकुलर कंट्री एज ए सीरियस कंट्री है। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सारे आपका टॉपिक्स है, जितने भी सारे इश्यूज़ हैं, उन तमाम इश्यूज़ को हम सीरियसली देखते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं? NDC की जब हम बात करते हैं, इंटरनेशनली जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर वल्नरेबल, उनके ऊपर वो रखा जाता है, वॉलंटरी चॉइस दिया जाता है कि आप अपना कमिटमेंट रखें, किस तरह से आप जो क्लाइमेट चेंज है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप किस तरह से ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। द पेरिस एग्रीमेंट रिक्वायर्स ऑल पार्टीज टू पुट फॉरवर्ड देयर बेस्ट एफर्ट्स थ्रू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो बोलते हैं आप जितनी भी कंट्री वो किया है, आपका पार्टी के तौर पे साइन किया है, उन सब लोगों को क्या करना चाहिए? आपका बेस्ट एफर्ट डालना चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट देयर बेस्ट, कि किस तरह से ये लोग क्या कर सकते हैं? अपनी जो क्लाइमेट से जुड़ा हुआ जो चैलेंजेस आ रही हैं उसको किस तरह से कंटेन किया जा सकता है। दिस इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट्स दैट ऑल पार्टीज रिपोर्ट रेगुलरली ऑन देयर एमिशंस एंड ऑन देयर इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट्स। और जो भी आपका नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, जो भी आपका नेशनली आपका कमिटमेंट है, वो आप टाइम टू टाइम क्या करें? ये एग्रीमेंट के जो वो है, टाइम टू टाइम आप पब्लिश करें कि हम ये कर रहे हैं। एक इंटरनेशनली एक हमारे पास इंफॉर्मेशन रहे कि हाँ कहाँ पर किस तरह की काम हो रहा है। इन 2018 पार्टीज विल टेक स्टॉक ऑफ द कलेक्टिव एफर्ट्स इन रिलेशन टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल सेट इन द पेरिस एग्रीमेंट। तो 2015 में जब वो बनाया गया था तो बोला कि 2018 में 3 साल हम बाद देखेंगे कि इस संदर्भ में क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में किस तरह की इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या उसमें कोई पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट दिख रही है या फिर नहीं।
देयर विल ऑल्सो बी ए ग्लोबल स्टॉक टेक एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल के बाद वहाँ पर क्या किया जाएगा, आपका ग्लोबल स्टॉक टेक, मतलब ग्लोबली देखा जाएगा कि आपने क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या एफर्ट डाला है और उसका हम कितने लंबे समय तक उस चीज़ को सस्टेन कर सकते हैं। अगर आपने कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस किया, अगर आप बायोफ्यूल प्रोड्यूस किया, अगर आपने इथानॉल पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम ये देखना चाहेंगे कि उस पर्टिकुलर एनर्जी सोर्स का कितना लंबे समय तक एग्जिस्ट हो सकता है। तो यह हर 5 साल में होगा, ये हम लोग एनडीसी के थ्रू समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, INDC क्या होता है? एक तो हो गया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें, इंडियाज INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं, इंडियाज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इट इंक्लूड ए रिडक्शन इन द एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 33 to 35% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। अगर 2005 के लेवल पे जो हमारा जो भी एमिशन था, ठीक है, जो भी हमारा एमिशन था, हम क्या करेंगे कि 2030 आते आते, ये इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि 2030 आते आते हमारे GDP क्या जितने भी हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उससे 33 से लेकर 35% हम लोग क्या करेंगे, जो एमिशन है उसको हम लोग रिड्यूस करने की काम करेंगे। कि मतलब हमारे GDP को सपोर्ट करने के लिए जितना भी एमिशन हो रहा है उसमें हम लोग 2030 आते आते हम कोशिश करेंगे कि 30 से 35% जो हो रिडक्शन हो कंपेयर टू 2005 लेवल। 2005 लेवल पर हम लोग जितना एमिशन कर रहे थे उसके कंपैरिजन में 33 to 35% रिड्यूस करेंगे। इंडिया हैज़ ऑल्सो प्लेज्ड to create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent through additional forest and tree cover। तो कार्बन सिंक की बात करें कि कार्बन कहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैप होता है, तो कार्बन सिंक के सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं आपका जो फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट की आप बात कर सकते हैं, फिर वेटलैंड होता है, ठीक है, वेटलैंड होता है। तो ये सब क्या करता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे जगह जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर ट्रैप करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन सिंक बोलते हैं, उसको हम लोग कार्बन सिंक बोलते हैं। तो ये हमें इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट हम लोग कार्बन सिंक तैयार करेंगे। इंडिया विल एंकर ए ग्लोबल सोलर अलायंस। तो इंडिया एक ISA बनाएगा जो हम लोग ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। INSPA इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑल कंट्रीज लोकेटेड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ऐसा नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर के कंट्री जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस उसका पार्ट नहीं बन पाएगा, ऐसा नहीं है, सब बन पाएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगा ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके बीच में जो कंट्रीज है इसको सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलता है। तो ऐसे में हम कोशिश करेंगे ये सारे कंट्री एक साथ आए और सोलर अलायंस के तौर अंडर में ये लोग क्या करें, अच्छे से काम करें और रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ हम लोग ग्रेजुअली शिफ्ट हो पाए। ठीक है, उसके अलावा पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड की बात करें तो व्हाट इज़ पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड? ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो 196 कंट्रीज़ के द्वारा एडोप्ट किया गया था। इसको पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो है ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के साथ आपको समझना पड़ेगा। और ये इसका भी आइडिया COP21 में ही आया था। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है कि टू अचीव द लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल, हमें जो लॉन्ग टर्म हमारे टेम्परेचर गोल है जो हम लोग ऑलरेडी बात किए हैं 2 डिग्री सेल्सियस की, कि मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, बट इट शुड बी आवर एफर्ट शुड बी सच कि 1.5 डिग्री सेल्सियस में ही हम लोग इसको रीस्टोर या फिर रिस्ट्रिक्ट कर पा रहे हैं। तो ये जो है इसी को हम लोग पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड बोलते हैं। कंट्रीज एम टू रीच ग्लोबल पीकिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस emissions as soon as possible to achieve a climate neutral world by mid century। तो आप जितने भी आप एमिशन कर रहे हैं अपना जो पीक आप एक बार रियलाइज़ करें कि हाँ आपका पीक कब हो रहा है, सबसे ज़्यादा एमिशन कब होगा, उस डेट को आप तय करें और उसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हम जो है क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड में चले जाए 2050 आते आते, मतलब क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड कि जहाँ पर जितना आपका एमिशन हो रहा है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को आप ट्रैप भी कर पा रहे हैं। ठीक है,
इंडिया का स्टेटस क्या है? फिलहाल स्टेटस ये है कि ये यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट रिलीज्ड अर्लियर दिस ईयर स्टेटेड दैट इंडियाज पर कैपिटा एमिशंस आर 60% लोअर देन द ग्लोबल एवरेज। अगर ग्लोबली बात करें जितना वो है एमिशन होता है ग्लोबली, अगर कंपेयर करें उसके कंपैरिजन में लगभग 60% कम एमिशन इंडिया का है। ठीक है, 60% कम है। द एमिशन इन दिस कंट्री ग्रू 1.4% इन 2019, मच लोअर देन इट्स एवरेज 3.3% ओवर द लास्ट डिकेड। तो हम लोग क्या देखते हैं, द एमिशन इन द कंट्री ग्रू 1.4% इन 2019, और ये बहुत स्लो रेट पे आगे बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है इंडिया के संदर्भ में। इंडिया सीरियस है इन ऑर्डर टू एक्ट, जिससे हम क्या करें, क्लाइमेट चेंज को रोक पाए। तो ये एक बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स है। सम ऑफ द मेजर्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू कंट्रोल एमिशंस क्या क्या है? सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या क्या, नेशनल सोलर मिशन लाए हैं। इट इज़ अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रमोट इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा ग्रोथ हमें करना है जिसकी वजह से हमारी जो इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, हमारी जो फॉरेस्ट्री है, जो आपका हमारे जो फिश कम्युनिटी मतलब कि फिशरी है, मतलब मैराइन लाइफ है, ये इसको हम लोग क्या ना करें, खतरे में ना डालें। ठीक है, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ग्रोथ लाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सोलर मिशन को ला रहे हैं ताकि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो हम रीन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर पाए, रीन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, नेशनल सोलर मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी वजह से। उसके बाद हमें पता है कि हर साल दिल्ली में, अभी भी अगर आप विंटर की अगर रिपोर्ट देखें, दिल्ली में हमेशा सीवियर कैटेगरी में चला जाता है पोल्यूशन लेवल। उसका बहुत बड़ा कारण होता है व्हीकुलर जो एमिशन होता है, व्हीकुलर एमिशन। उस एमिशन को हमें रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो व्हीकल्स है वो ऐसा व्हीकल है जो एमिशन कम से कम करे। ठीक है, उनका एमिशन जो हो वो कम से कम हो, ये हमें कोशिश करना चाहिए। तो एक है आपका यूरोपियन स्टैंडर्ड है, जो आपका भारत स्टेज हम लोग बोलते हैं, वो यूरोप से हम लोग इंस्पायर्ड हुए हैं। कार में अलग अलग लेवल की जो आपका जो इंजन है उससे किस तरीके की वो होगा, एमिशन होगा। अगर जितना ये BS स्टेज बढ़ता जाएगा उतना अच्छा होगा आपका एनर्जी क्वालिटी, इंजन क्वालिटी। तो अभी इंडिया में 2020 तक BS4 चल रहा था। ठीक है, BS4 चल रहा था, लेकिन क्योंकि हमारा जो कमिटमेंट है क्लाइमेट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए, इसलिए हम लोग BS5 को क्या कर दिए हैं, स्किप कर दिए हैं और सीधा BS6 को इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, और नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2008, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विंड एनर्जी को हार्नेस करें, और इसके साथ साथ हम लोग सोलर एनर्जी को भी वो करें, हार्नेस करें। द मेन ऑब्जेक्टिव of the policy is to provide a framework for the promotion of large grid connected wind solar photovoltaic hybrid system। तो विंड एनर्जी भी हो, वहाँ पर सोलर एनर्जी भी हम लोग हार्नेस कर पाए, इस तरीके की इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है। ऑल दीज एंड मेनी अदर इनिशिएटिव्स helped India in cutting carbon dioxide emission by 164 million kg। तो ये इसके अलावा हम क्या देखते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग की हम लोग बात करें। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग की आपने बात सुना होगा। फिर उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं, बायोफ्यूल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बायोफ्यूल के ऊपर बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हम लोग क्या देखते हैं, EV बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में आ गया है। तो ये सारे एफर्ट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोशिश है कि ये दिखाने के लिए हम एक रेस्पॉन्सिबल और सेंसिबल कंट्री हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो एक्शंस है उसकी वजह से किसी और को एनवायरमेंटली या फिर हेल्थ वाइज या फिर मॉनिटरी वाइज, इकोनॉमी वाइज किसी भी तरीके की नुकसान भुगतना ना पड़े। तो क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें और पेरिस एग्रीमेंट की बात करें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पेरिस एग्रीमेंट में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट में ये बोला जाए सबको क्या है, आपका सबका कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली बात तो ये है। In the Kyoto Protocol, there was a differentiation between developed and developing countries by dubbing them as Annex 1 countries and Annex 2 countries, non-Annex countries। अगर हम बात करें जो Annex 1 country होगा ये लोग डेवलप कंट्री है, तो ये अलग है, और नॉन Annex 1 कंट्री अगर वो है जो आपका क्या है, आपका डेवलपिंग है। तो यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल में बोला गया था कि ये जो दो अलग अलग कैटेगरी के जो कंट्री हैं
इनकी जो कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज में जो उनका कंट्रीब्यूशन वो अलग अलग है। तो इसीलिए अगर दो अलग अलग कंट्री है तो दोनों का अलग अलग एफर्ट होना चाहिए। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ मिटिगेशन outcomes as per the Paris Agreement, parties have the right to include the reduction of emissions in any other country as their NDC as per their system of carbon trading and accounting। आप मान लीजिए कि यहाँ पर इंडिया है, इंडिया का जो आपका कार्बन एमिशन को रोकने का जो अगर आप मान लीजिए पर ईयर हम लोग क्या करेंगे 1 मिलियन टन जो है हम लोग एमिशन को रोकेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग इतना अच्छा एफर्ट ले लिया कि ये बढ़ के 2 मिलियन हमने रिड्यूस कर लिया। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 1 मिलियन का जो आपका वो है एक्स्ट्रा हम लोगों ने किया ना सर्टिफिकेट, इसको हम किसी थर्ड कंट्री के साथ क्या कर सकते हैं, आपका ट्रेड कर सकते हो, उनके ऊपर उनके पास बेच सकते हैं। जो कंट्री फेल किया है, द कंट्री हुच फेल्ड इन टू लिमिट देयर एमिशन, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ मिटिगेशन आउटकम्स। तो जाहिर सी बात है हर एक कंट्री जो एमिशन आउटकम है उसको उस प्रोमिस को नहीं फुलफिल कर पाएगा। ऐसे में क्या करेंगे, कुछ कंट्री जो फुलफिल कर पाएगा, अगर ज़्यादा कर लिया वो क्या करेगा, दूसरे को बेच देगा। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप क्लास में पढ़ते हैं, आप है और आपका एक फ्रेंड है, आपको 100 में से कितना आया, आपका 99 आया, और आपके फ्रेंड को कितना मिला है, ठीक है, आपके फ्रेंड को मिला है जस्ट कि 35 मार्क्स मिला है। तो अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि 35 मार्क्स फेल्ड मार्क है और आप क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पास मार्किंग से बहुत ज़्यादा लाए हैं, 45 से भी ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, तो आप क्या करेंगे, 45 के बाद जितने भी मार्क्स है वो आपने दोस्त को दे दिया, तो आपके दोस्त भी पास हो गए, आप भी पास हो गए। तो इस तरीके इसी को कॉन्सेप्ट का हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन ट्रेडिंग के नाम से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट प्लेज्ड ड्यूरिंग द पेरिस 2015 एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो हर साल $100 बिलियन हमें कंट्रीब्यूट करना है उन सब कंट्रीज़ के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जिनके पास इकोनॉमिक जो आर्थिक स्थिति सही नहीं है। हमारा ये होता है ना, वो अपने एस्पिरेंट सीरीज़ देखा होगा, उसमें संदीप भैया बोल रहे हैं कि आर्थिक हालत सही नहीं है हमारी। तो ऐसे जो कंट्री जिनके जो डेवलपिंग हैं, जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की जो रेपरकशन है उनके ऊपर भी आ रहा है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है, डेवलप कंट्रीज़ की जिम्मेदारी है कि उनको हेल्प करें फाइनेंशियली भी और टेक्नोलॉजिकली भी। G7 कंट्रीज अनाउंस $420 मिलियन ऑफ क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस एंड द लॉन्चिंग ऑफ क्लाइमेट रिस्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये सारे इनिशिएटिव लाया गया है ताकि जो आपका लेस इक्विप्ड कंट्री हैं उनके वहाँ पर जो डैमेज होगा क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ जो आपका डिजास्टर है उसके वजह से जो डैमेजेस हो सकते हैं उसको हम क्या कर पाए, मिनिमाइज कर पाए, ठीक है, मिनिमाइज कर पाए। सो व्हाट इज आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अगर हम लोग बात करें पेरिस एग्रीमेंट की। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिशिंग एंड इम्प्लीमेंट NDC। इट हेल्प्स एस्टैब्लिश अ ग्लोबल प्राइस ऑफ कार्बन, ठीक है, एक ग्लोबली कार्बन का एक प्राइस लगाया जाएगा। NDC अलग अलग कंट्री को किस तरह से अपना NDC सेट करना है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सेट करना है, उसमें मदद करते हैं। द यूज ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ ग्लोबल प्राइस इन कार्बन इज दैट ऑफ countries exceed their NDC, those countries will have to bear the cost of global warming। तो ये हम लोग देखे हैं कि किस तरह से जो कंट्री फेल किया है उस कंट्री को उसका रेपरकशन देना पड़ेगा, लेकिन उसको पास करने के लिए किसी और से उधारी में ले सकता है, मतलब खरीद के ले सकते हैं, जिसको हम लोग ग्लोबल कार्बन ट्रेड बोलते हैं। इंडिया एट COP21 जो आपका 2015 में इंडिया ने क्या किया वहाँ पर, ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। So India put out a statement that we need to grow rapidly to meet the aspirations of 1.25 billion population। देखिए भाई साहब, आप जो है 1750 से आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और आपके डेवलपमेंट का तो पिनाकल आ चुका है, आप बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, आपके वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, आपके वहाँ पर पर कैपिटा इनकम अच्छा है। भाई हमारे का, हम तो इंडिपेंडेंस हुए 1947 में, हमारे यहाँ पर भूखमरी है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इन्फ्लेशन है। ऐसे में हमें ज़रूरी है, हम जिस रफ्तार से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ अंडरटेक कर रहे हैं उसको हमें और ज़्यादा क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, ताकि इतने बड़ी जो पॉपुलेशन, इतने बड़ा जो देश है, हमारे सारी जो आशाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, उसको हम फुलफिल कर पाए। तो अगर हम इस ऐसे में अगर हम जो कार्बन एमिशन के ऊपर रोक लगा दे तो फिर हमारा डेवलपमेंट तो गया टॉस पे। तो ऐसे में हमें ज़रूरी है कि हमारी जो लोगों की एस्पिरेशन उसको हम लोग मीट कर पाए। सो
ये सारी चीज़ें के बावजूद भी इंडिया ने बोला है कि चलो ठीक है, हम लोग हमारे डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिकॉज वी आर ए रेस्पॉन्सिबल कंट्री, तो वी वांट टू सेट द एग्जांपल। वो क्या है कि वी वांट टू इंडिया हैज़ प्लेज्ड टू रिड्यूस एमिशंस इंटेंसिटी पर यूनिट बाय 33 to 35% बाय 2030 इन कंपैरिजन टू 2005 लेवल। 2005 पे जो भी हमारे एमिशन था उससे 33 से लेकर 35% हम लोग रिड्यूस करेंगे। और क्या करेंगे, जो हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगा नॉन फॉसिल फ्यूल से जो भी हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आएंगे एनर्जी, वो हम लोग 40% तक लेके आएंगे 2030 तक। फिर 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इस्टेब्लिश करेंगे 2030 तक। ये हमारा प्रोमिसेस हैं, ठीक है। प्लानिंग टू एनलार्ज फॉरेस्ट कवर टू एब्जॉर्ब 2.5 बिलियन टन्स वर्थ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग कार्बन सिंक क्रिएट करना चाहता है जहाँ पर लगभग 2.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया जाए। रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स थ्रू लिवाइज एंड रिडक्शन इन सब्सिडीज। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो हमारे जो डिपेंडेंस उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। बायोगैस हो गया या फिर जो इथेनॉल ब्लेंडिंग, तो तरह तरह के अलग अलग जो आपका अल्टरनेटिव है उस पर हम काम करेंगे। इंडिया एक्सोर्टेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इंडिया बोलते हैं हम क्या करना चाहिए, इक्विटी तो है ही, सबको इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं, अगर आपके हरकतों की वजह से ग्लोबल क्लाइमेट में अगर कोई असर पड़ रहा है तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना ही चाहिए, मगर क्योंकि हर एक कंट्री का डिफरेंट लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन है, तो उसी तरह से डिफरेंट लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेना पड़ेगा। इंडिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी और चाइना का रेस्पॉन्सिबिलिटी बराबर नहीं हो सकता है। चाइना मोर देन 30% एमिशन कर रहे हैं पिछले डिकेड से, अगर हम बात करें उनकी जो डेवलपमेंटल रफ्तार है, लेकिन इंडिया सिर्फ 4% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल एमिशन में। इज इट जस्टिफाइड कि इंडिया और चाइना का जो एफर्ट है, कमिटमेंट है, जो प्लेज है, सिमिलर हो? द आंसर इज नो। सो एज पर इंडिया, equity means national commitments that must be consistent with the carbon space nations occupy. India expects developed countries to mobilize $100 billion annually by 2020 for mitigation and adaptation in developing countries. अब सवाल ये आता है, आखिरी सवाल ये है कि why is Paris Agreement so important? तो हमारा जो भी पेरिस एग्रीमेंट तक, पेरिस एग्रीमेंट से पहले गैस जो आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकने की जो हमारा कमिटमेंट था वो कियोटो प्रोटोकॉल्स के साथ जुड़ा हुआ था और उसका टारगेट था 2020 तक। तो अगर 2020 की बात करें, 2020 तक तो सारा कमिटमेंट तो फुलफिल हुआ नहीं और इसका टारगेट भी एक्सपायर हो गया, तो हमें कुछ नया टारगेट चाहिए। पहली बात तो ये था। दूसरा क्या है, पेरिस एग्रीमेंट डील्स विद व्हाट शुड बी डन इन द डिकेड आफ्टर 2020। द नेक्स्ट of the text of the agreement includes a provision requiring developed countries to send $100 billion annually, ठीक है। that figure will be a floor। ये मिनिमम $100 बिलियन आपको प्रोवाइड करना है, आप मैक्सिमम जितना प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, पेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं इनके पास एक बॉटम अप अप्रोच है, ताकि जो हम इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ की बात करें, ये ग्राउंड लेवल से, एकदम लोगों के लेवल से हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। पुअर कंट्रीज से हमें शुरू करना है, ना कि ऊपर से कोई थोप रहा है। टॉप डाउन नहीं होना चाहिए, बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम द अकॉर्ड लेज आउट ए लॉन्गर टर्म प्लान फॉर रीचिंग ए पीक इन ग्रीन हाउस एमिशंस। तो ये बोलते हैं कि आपका जो भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसका आप पीक पे लेके जाइए, और जब पीक पे आ जाए, दैट इज़ योर एंड, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी एमिशन है उसको आप वहाँ से रफ्तार से रिड्यूस करना पड़ेगा। सो and achieving a balance between the output of man-made greenhouse gases and absorption by forests or the oceans। और ये सारे चीज़ें हमें क्या करना पड़ेगा, 2100 मतलब 2100 आते आते, ठीक है, 2100 आते आते हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी जितने भी एमिशन से जुड़ा हुआ हमारे टारगेट है, जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारा प्लेज है, उसका हमें फुलफिल करना पड़ेगा। सो इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा फाउंडेशनल बन जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद जितने भी सारे कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगा UNFCCC के द्वारा, जितने भी सारे हमारे इनिशिएटिव्स हैं, उन तमाम इनिशिएटिव्स को जो आपका फाउंडेशन है वो पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर आता है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन टू अंडरस्टैंड द पेरिस एग्रीमेंट एंड एसोसिएटेड डेवलपमेंट जो भी अभी आगे होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। We will see you in the next video. Thank you so much. Bye bye.